हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका था, सेकंड लेक्चर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्टली फ्यूल क्या होता है? Various substances are used in day-to-day life for generating energy. These substances are called fuels. तो ऐसे substances जो energy generate करने के लिए हम रोज के बेसिस में यूज़ करते हैं, उन्हें फ्यूल कहा जाता है। फ्यूल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट। और फ्यूल को हम सॉलिड स्टेट में भी देखते हैं, जैसे कि कोल होता है। देन लिक्विड स्टेट में भी देखते हैं, जैसे कि पेट्रोल होता है। और गैशियस स्टेट में भी देखते हैं, जैसे सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो फर्स्टली कोल होता क्या है? फर्स्टली कोल हमारा टॉपिक है। सो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो फॉरेस्ट got buried underground as a result of certain natural events. मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो पेड़ पौधे हमारे जो फॉरेस्ट थे वो ज़मीन के नीचे, वो उनकी डेथ होते गए या फिर कुछ ऐसे नेचुरल इवेंट्स होते गए जिसके कारण वो ज़मीन के नीचे धंसते गए। लेयर्स ऑफ सॉइल केप्ट गेटिंग डिपॉजिटेड ओवर देम। और फिर लेयर आफ्टर लेयर उनके ऊपर सॉइल जमा होते गया। The very high pressure from above and the heat from the earth's interior slowly transformed the buried plants into fuel. और जो बहुत ज़्यादा प्रेशर था ऊपर से इतने सारे सॉइल्स के कारण, और जो हीट थी अर्थ के अंदर, उसने उन्हें फ्यूल बना दिया। Coal was thus formed from the remains of those plants. That is why coal is said to be a fossil fuel. और जो ये रिमेन्स थे इनके कारण, प्लांट्स के, इनके कारण कोल का फॉर्मेशन हुआ और इसीलिए कोल को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। कोल इज फाउंड इन माइंस, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कोल्स। तो कोल्स हमें माइंस में मिलते हैं। माइंस एक्चुअली जहाँ पे कोल अवेलेबल होता है उस जगह को माइंस बना लिया जाता है और फिर ब्लास्ट करके कोल को नीचे से निकाला जाता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट, ये सारे टाइप्स होते हैं कोल के। एंथ्रासाइट इज़ द कोल ऑफ हाईएस्ट ग्रेड, और सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ग्रेड का जो कोल है वो एंथ्रासाइट होता है। कोल इज़ इन अ वे अ स्टोर हाउस ऑफ कार्बन। कोल में एक्चुअली बहुत सारा कार्बन होता है। इट इज़ बर्न टू ऑब्टेन हीट एनर्जी। कोल को एक्चुअली बर्न किया जाता है जिससे हीट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। Coal is used as fuel. It is used as a fuel in thermal power plants as well as to run boilers and railway engines. कोल एक फ्यूल होता है और इसका इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट्स में किया जाता है, बॉयलर्स को चलाने के लिए और रेलवे इंजन्स को चलाने के लिए। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड फॉर बेकिंग ब्रिक्स इन kilns ऑन अ लार्ज स्केल। क्या होता है, कुकिंग के लिए भी, मतलब खाना बनाने के लिए भी कोल का इस्तेमाल होता है। और ब्रिक्स जो होते हैं, ईंटे को जो हम गरम करके ईंटे बनाते हैं, उसके लिए भी ब्रिक्स कोल का इस्तेमाल होता है। द गैशियस फ्यूल्स प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। सो कोल से एक्चुअली मिलता क्या है? गैशियस फ्यूल्स मिलते हैं, प्रोड्यूसर गैस मिलता है और वाटर गैस मिलता है। Coal as an energy source contributes greatly to industrial डेवलपमेंट। कोल जो होता है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, एक्चुअली वो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो मशीन्स और इन सब चीज़ों के लिए फ्यूल की तरह काम करता है, उन्हें रन करने में हेल्प कराता है। इसी कारण से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी कोल बहुत हेल्प करता है। National institutions. The Oil and Natural Gas Corporation was established in 14th August 1956. ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो था वो 14 अगस्त 1956 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये फंक्शन करता है। जो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिसर्च एंड प्रोडक्शन कंपनी है इंडिया में। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस का प्रोडक्शन इसी के थ्रू होता है। इट्स हेड ऑफिस इज़ एट देहरादून, उत्तराखंड। और ये अबाउट 77% ऑफ द क्रूड ऑयल और अबाउट 62% ऑफ द नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है इंडिया में।
हमें जो जो पेट्रोल मिलता है वो भी क्रूड ऑयल का से ही मिलता है। तो 77% क्रूड ऑयल और 62% नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है ये अकेला इंडिया में। और 7 कमर्शियली इम्पोर्टेंट अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया में से ONGC ने 6 ऐसे अंडरग्राउंड एक्सप्लोर कर लिया है, मतलब मालूम कर लिया है, और वहाँ से ये लोग काम करते हैं, वहाँ पे ये लोग काम करते हैं। नाउ मिनरल ऑयल क्या होता है? मिनरल ऑयल इज़ द लिक्विड फ्यूल फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बरीड अंडरग्राउंड। ये लिक्विड फ्यूल होता है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाते हैं उनसे बनता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो बॉडीज ऑफ डेड सी ऑर्गेनिजम्स सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी। एक्चुअली मिनरल ऑयल जो होता है वो हमें सी से मिलता है। होता क्या है, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं उनकी डेथ होती है और वो नीचे डिकम्पोज हो जाते हैं, सैंक होके बॉटम ऑफ द सी में डिकम्पोज हो जाते हैं। अब उनके ऊपर भी लेयर ऑफ सॉइल और सैंड कलेक्ट हो जाते हैं और फिर हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण द रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिनरल ऑयल। और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो रिमेन्स हो जाते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के, वो मिनरल ऑयल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। द अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू ऑयल वेल्स। तो क्या होता है, मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑयल वेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसे माइनिंग कोल के लिए होता है वैसे मिनरल ऑयल के लिए ऑयल वेल्स होते हैं जिनसे उनको अंदर से निकाला जाता है। मेनली मिनरल ऑयल सैंड्स में मिलता है, शेल में मिलता है, सैंडस्टोन में मिलता है, लाइमस्टोन में मिलता है। और 1000 से 3000 मीटर की डेप्थ में, मतलब आप सोचो 1000 से 3000 मीटर अंदर हमें मिनरल ऑयल मिलता है। मिनरल ऑयल इज़ ऑल्सो नोन एज पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। मिनरल ऑयल को पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। ये ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है। और पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी कंपाउंड्स मेनली ऑफ हाइड्रोकार्बन टाइप। जो पेट्रोलियम होता है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन जैसी चीज़ें उसमें होती है। इट ऑल्सो कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। पेट्रोलियम में ऑक्सीजन का भी कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन का भी होता है, सल्फर का भी होता है। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू ऑयल वेल्स एंड रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट अदर कंपोनेंट्स। अब क्या होता है कि ऑयल वेल्स, वही क्रूड ऑयल निकाला जाता है, उससे पेट्रोलियम को अलग किया जाता है। तो उसका क्या होता है, डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है, इसी डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही जो पेट्रोल होता है उसे अलग किया जाता है। एविएशन पेट्रोल, गैसोलाइन, डीजल, केरोसिन, नेप्था, लुब्रिकेटिंग ऑयल, टार आर ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो ये जो एविएशन पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, नेप्था, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोल से ही मिलती हैं। दे आर यूज्ड एज फ्यूल एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ डाइज, पेस्टिसाइड्स, परफ्यूम्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। इनका यूज़ फ्यूल और डाइज और पेस्टिसाइड्स, परफ्यूम्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, इन सब में होता है। नाउ नेचुरल गैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है। इससे इट इज़ फाउंड एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम एंड अंडरग्राउंड ऑयल वेल्स एंड इन सम प्लेसेस एज नेचुरल गैस अलोन। बहुत बार ये पेट्रोलियम के साथ ही अंडरग्राउंड मिलता है जब ऑयल वेल्स के थ्रू पेट्रोलियम निकाला जाता है, और बहुत बार ये सेपरेटली भी मिल जाता है। इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो मिथेन होता है, और while इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। और थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में मिथेन के साथ इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी इसमें प्रेजेंट होता है। नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स buried डीप अंडरग्राउंड एंड सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। तो नेचुरल गैस प्रोडक्शन का भी सेम प्रोसेस होता है कि एक्चुअली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अंदर क्या होते हैं, बरी हो जाते हैं, एक्चुअली मर जाते हैं, फिर बॉटम ऑफ द सी में जाते हैं, फिर उनके ऊपर मिट्टी की लेयर्स जम जाती है और हाई प्रेशर के बाद उनका फॉर्मेशन हो जाता है। दिस फ्यूल कैन बी कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय मीन्स ऑफ अ गैस पाइपलाइन। और ये जो फ्यूल होता है इसे दूर दूर तक ले जाया जा सकता है गैस पाइपलाइन के थ्रू।
but in the absence of a network of pipeline, it is transformed under high pressure into compressed natural gas and liquefied natural gas. लेकिन अगर नेटवर्क ऑफ पाइप ना हो तो ये क्या होता है, हाई प्रेशर के कारण सीएनजी बन जाता है या एलएनजी बन जाता है, और ये भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस को करने में हेल्प करता है. अब क्या क्या फ़ायदे होते हैं सीएनजी के? जल्दी इसमें फायर लग जाता है, कोई सॉलिड वेस्ट नहीं होता है कम इसके जलने के बाद. मतलब इसीलिए हम सीएनजी का यूज़ करने बोलते हैं, क्योंकि सीएनजी के जलने के बाद उसमें क्या है, कंबशन होता है, बट एक्चुअली होता क्या है, कोई भी वो सॉलिड सब्सटेंस बाद में छोड़ता नहीं है, तो इसका से पॉल्यूशन नहीं होता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़. थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म होता है इसके जलने के बाद, और दूसरे पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ईज़िली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और इसका जो कंबशन है उसे ईज़िली कंट्रोल किया जा सकता है. नाउ liquefied petroleum gas LPG. पेट्रोलियम गैस इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल. अब जो पेट्रोलियम गैस होती है वो क्या होता है, जब क्रूड पेट्रोलियम को रिफ़ाइन किया जाता है, मतलब एक मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स में ये समझा सकती हूँ कि उसे साफ़ किया जाता है, उसे अच्छा किया जाता है, यूजेबल बनाया जाता है, उस समय पेट्रोलियम गैस हमें मिलती है. पेट्रोलियम गैस इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड बाय सब्जेक्टिंग इट टू हाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम टू 1/240 एट द ओरिजिनल. तो क्या किया जाता है, इसे कंप्रेस किया जाता है. मतलब कंप्रेस का एक्चुअली मतलब होता है कि एक जगह में रख के इसे भर दिया जाता है ना, बहुत सारा भर दिया जाता है. तो क्या होता है, ये गैशियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. आप सोचिए इससे कितना कंप्रेस, मतलब 1/240 के रेशियो में इसे कंप्रेस किया जाता है. इट इज़ स्टोर्ड इन थिक वॉल्ड स्टील सिलेंडर सो दैट अंडर प्रेशर इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट. इन्हें क्या किया जाता है, बड़े बड़े स्टील के सिलेंडर्स होते हैं, उसके अंदर कंप्रेस कर दिया जाता है, वहाँ ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं. पर ये जब स्टोरेज से बाहर आते हैं तो ये फिर से गैस के फॉर्म में हो जाता है. ये गैस मेनली 2 कंपोनेंट इसमें कंटेन होता है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन, जो 30:70 के रेशियो में रहता है. ये ऑडरलेस गैस होती है, इससे कोई स्मेल नहीं आती है, but a small amount of a chemical called ethyl mercaptan which has a strong characteristic odor is added to it. लेकिन इसमें थोड़ा सा एक केमिकल ऐड किया जाता है, इथाइल मैरकेप्टन, जिससे थोड़ी सी स्मेल आती है. इससे क्या होता है कि एलपीजी अगर लीक करने लग जाए तो हमें फट से पता चल जाए और कोई भी एक्सीडेंट हम रोक सके, इसीलिए इसे ऐड किया जाता है. वाई इज़ नेचुरल गैस एंड इको फ्रेंडली फ्यूल. इको फ्रेंडली मतलब क्या होता है, ऐसा फ्यूल होता है जिससे पल्यूशन ना हो. जैसे कोल होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, इससे बहुत ज़्यादा पल्यूशन होता है, ये एयर पल्यूशन करते हैं. पर जो नेचुरल गैस है उसे माना जाता है कि ये पल्यूशन नहीं करती, इको फ्रेंडली होती है. ऐसा क्यों? द डिमांड फॉर फ्यूल्स हैज़ इंक्रीज ग्रेटली ड्यू टू रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, बट द रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड. अब क्या है कि फ्यूल्स की डिमांड तो बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फॉसिल फ्यूल हमें जहाँ से मिलते हैं वो जगह कम है. मतलब फॉसिल फ्यूल की क्वांटिटी हमारे पास कम है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है टू मीट द इंक्रीज डिमांड. इतनी डिमांड है, उसे मीट करने में बहुत मुश्किल हो रही है, और इसीलिए हमें एनर्जी क्राइसिस हो रही है. क्यों? क्योंकि ये रिज़र्व्स एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं. हम हर रिज़र्व से जो फ्यूल्स चाहिए वो निकाल ले रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि हमें फ्यूल्स ही नहीं मिलेंगे. As the reserves of fossil fuels, mainly mineral oils and coals, are limited and demand is increasing, alternative fuels are coming into use. क्योंकि ऐसा हो रहा है कि दिन ब दिन मिनरल ऑयल और कोल ये सब लिमिटेड होते जा रहे हैं और बाकी चीज़ों की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, तो इसलिए दूसरे फ्यूल, कोई अल्टरनेटिव फ्यूल को इन्वेंट करना बहुत ज़रूरी हो गया है. हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, मेथनॉल और वुड एल्कोहल, इथेनॉल और ग्रीन एल्कोहल आर सम ऑफ द अल्टरनेटिव यूजेस. तो हम कोल, मिनरल ऑयल, इन सब की जगह दूसरी चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, बायोफ्यूल हो गया, मिथनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सारे. Forest resources. An extensive area of land covered by variety of plants is called forest.
ऐसे एरिया जो बहुत सारे प्लांट्स से भरे हुए हैं उन्हें हम फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट होता है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स का। अबाउट 30% ऑफ टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, मतलब हमारे 100% जो लैंड है उसमें से 30% जो है वो फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। फॉरेस्ट परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव फंक्शन। फॉरेस्ट कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है और कुछ प्रोडक्टिव फंक्शंस करता है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट के प्रोटेक्टिव फंक्शंस देखते हैं। टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड, मतलब लैंड के ऊपर जो पानी होता है उसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी एक्चुअली, उसे वो कंट्रोल करता है। सॉइल इरोजन रोकता है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जो मिट्टी है वो लूज़ हो जाएगी और सॉइल इरोजन होने लग जाएगा, हमारा जो लैंड है वो बिल्कुल ही बंजर हो जाएगा। टू हेल्प प्रिकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, किसी भी जगह में पानी जमा होने से भी ये रोकता है। और फ्लड्स कंट्रोल करता है। टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन का रेट भी कम कर देता है। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, और एटमॉस्फेयर में कोई भी गैस बहुत ज़्यादा ना हो जाए। एक्चुअली ऑक्सीजन जो गैस होती है वो तो हम इनहेल कर लेते हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा नहीं हो जाए, ये चीज़ भी फॉरेस्ट ही कंट्रोल करते हैं। अब प्रोडक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं प्लांट्स के, कि मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें मेडिसिन्स मिलती है, जैसे एडल्सा कफ एंड कोल्ड के लिए, नीम फीवर एंड कोल्ड के लिए, सिनेमन डायरिया नोसिया के लिए, तो ये सारे होते हैं। और हमें वुड मिलता है ना। वुड क्या है, फायर वुड होता है ट्रीज से, जैसे टीक हो गया, मैगोनी, नीम, एकेकिया, ये सारे होते हैं। और वुड का यूज़ फर्नीचर, फार्मिंग के इम्प्लीमेंट्स और दूसरे आर्टिकल्स में भी किया जाता है। फॉरेस्ट वेल्थ में हमें मतलब वुड या प्लांट के थ्रू फाइबर मिलता है, पेपर, रबर, गम, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, ये सारी चीज़ें वुड के थ्रू बनाई जा सकती हैं। और बहुत सारे कॉस्मेटिक होते हैं, सोप होते हैं, स्टिक्स होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है। और हमें फ्रूट्स मिलते हैं, बल्ब्स, रूट्स, हनी, सीलिंग वैक्स, डाइस, ये सारे भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। ओशन रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम ओशन, ओशन से बहुत सारी एनर्जी हमें मिल सकती है। सी वेव्स जो हाई होती है या लो होती हैं, मतलब सी वेव्स की जो टाइड्स होती हैं, हाई हो लो हो, इन सब को जनरेशन ऑफ पावर के लिए यूज़ किया जाता है। आप सबको पता होगा कि टाइड्स का यूज़ किया जाता है फॉर जनरेटिंग पावर। लास्ट ईयर इस बारे में हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था। बहुत सारे रिजर्व्स हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं। सी वाटर में हमें बॉटम ऑफ द सी से मिलते हैं, बीनीथ द सी बेड, यहाँ पे मिनरल ऑयल की ही बात हो रही है। और ये जो रिसोर्सेज होते हैं सी और ओशन से मिलते हैं, इसीलिए इन्हें मैराइन रिसोर्सेज कहा जाता है। मिनरल्स एंड बायो रिसोर्सेज फ्रॉम ओशंस, हमें ओशन से मिनरल और बायो रिसोर्सेज कौन कौन से मिलते हैं, तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं दैट बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मिनरल्स आर टू बी फाउंड डिजॉल्व्ड इन ओशन वाटर। और बहुत ही लार्ज रिजर्व्स हैं ओशन में, टिन के, क्रोमियम के, फॉस्फेट के, कॉपर, जिंक, लीड, आयरन, मैग्नीशिया, सल्फर, यूरेनियम, ये सब के ओशन और सी बेड्स में। हमें बहुत सारे जेम्स भी मिलते हैं ओशन से, जैसे शेल हो गया, पर्ल हो गए। रियल पर्ल्स बहुत कॉस्टली होते हैं, मतलब रियल पर्ल्स इतने महंगे होते हैं वो गोल्ड से भी ज़्यादा महंगे होते हैं जो हमें सी से मिलते हैं। देयर आर लार्ज स्केल रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस एट द बॉटम ऑफ द सी। तो बहुत सारे रिजर्व्स हैं, नेचुरल गैस अभी हमने पढ़ा और मिनरल ऑयल पढ़े, इनके सी के अंडर। और हम जब ड्रिलिंग करते हैं ऑयल और गैस वेल से, तो हमें ये मिनरल ऑयल और ये नेचुरल गैस मिलते हैं। तो बच्चों यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।